सोचिए, एक ऐसी पिज्जा या फ्राइड चिकन बेचने वाली कंपनी जो हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है, लेकिन उसके लगभग 67% ग्राहक कभी उसके रेस्टोरेंट के अंदर कदम भी नहीं रखते हैं। हाँ, और ये कोई मजाक नहीं है। आज के समय में यही नई सच्चाई बन चुकी है। बिल्कुल, मतलब जब हम अपने स्मार्टफोन पर कोई फूड डिलीवरी ऐप खोलते हैं तो सब कुछ कितना आसान लगता है ना। बस एक बटन दबाया और कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म खाना दरवाजे पर हाजिर। सही बात है, वो किसी जादू जैसा लगता है। लेकिन इस 30 मिनट के जादू के पीछे जो असली मशीनरी काम कर रही है ना, वो किसी भारी भरकम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से कम नहीं है। चले इस पूरी बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं। हम साफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड यानी साफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड की मई 2026 की कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के अंदर छुपे आंकड़ों और रणनीतियों का खुलासा करेंगे। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स या बैलेंस शीट पढ़ना बिल्कुल नहीं है। मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि KFC, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल जैसे ग्लोबल ब्रांड्स भारत और पड़ोसी देशों में अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक आम बर्गर या पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के पीछे एक बहुत ही डेटा ड्रिवन और हाईली ऑप्टिमाइज्ड बिजनेस मशीन काम कर रही है। तो इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है? इस विश्लेषण की शुरुआत करते हुए मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि प्रेजेंटेशन में दिए गए आंकड़े सिर्फ कागज पर लिखे नंबर्स नहीं हैं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये दरअसल कस्टमर बिहेवियर यानी ग्राहकों की आदतों में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। मतलब एक बिजनेस कैसे खुद को रातों रात बदलता है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। सही कहा। और इस बिजनेस की सफलता को समझने के लिए सबसे पहले इसके विशाल पैमाने यानी इसके स्केल और भौगोलिक रणनीति को देखना होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई रेस्टोरेंट सही जगह पर मौजूद ही नहीं है तो उसकी बाकी सारी रणनीतियां बेमानी हो जाती हैं। बिना ज्योग्राफिकल डोमिनेंस के कोई भी QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मार्केट में टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब हम 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि सैफायर फूड्स के पास कुल 1052 रेस्टोरेंट्स का एक विशाल नेटवर्क है। 1052 रेस्टोरेंट्स, बाप रे, तो कोई छोटी संख्या नहीं है। हाँ, और अगर इसे ब्रांड्स के हिसाब से बांटा जाए ना तो इसमें 575 KFC, 466 पिज़्ज़ा हट और 11 टैको बेल आउटलेट्स शामिल हैं। मतलब ये काफी तेजी से फैल रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या इतनी तेजी से आउटलेट्स खोलना और इतना बड़ा स्केल हासिल करना असल में खतरे की घंटी नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि बिजनेस के इतिहास में कई ऐसी कंपनियों के उदाहरण हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे विस्तार किया और फिर वे अपने ही ऑपरेशंस के बोझ तले दबकर डूब गई। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर कंपनी की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, अनुशासन। अनुशासन, वो कैसे? सोर्स मटेरियल ये साफ दिखाता है कि कंपनी सिर्फ भावुक होकर एक्सपैंड नहीं करती। उदाहरण के लिए मालदीव को ही ले लीजिए। मालदीव, वहाँ क्या हुआ? पिछले कुछ सालों तक मालदीव में उनके 4 रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन 31 मार्च 2026 तक वो सभी आउटलेट्स बंद हो चुके हैं। अरे, मतलब सीधा शटडाउन? बिल्कुल। इसका मतलब है कि जहां प्रॉफिटेबिलिटी या मुनाफा नहीं दिखता, वहां से कदम पीछे खींचने में कोई संकोच नहीं किया जाता। ये एक बहुत ही निर्मम लेकिन जरूरी बिजनेस अप्रोच है। ये तो सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ मालदीव से पूरी तरह बाहर निकल जाना और दूसरी तरफ श्रीलंका में उनका दबदबा। हाँ, श्रीलंका के आंकड़े तो किसी भी बिजनेस एनालिस्ट को हैरान कर सकते हैं। वो कैसे? श्रीलंका में सफायर फूड सबसे बड़ी इंटरनेशनल QSR चेन बन चुकी है। वहाँ 125 पिज़्ज़ा हट, 165 KFC और 11 टैको बेल के आउटलेट्स बहुत सफलतापूर्वक चल रहे हैं। वाह, श्रीलंका जैसे देश में इतनी बड़ी प्रेजेंस होना उनकी मार्केट लीडरशिप को साबित करता है। और ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत ही सधी हुई रणनीति रही है। अच्छा, अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ का फोकस मुझे बहुत ही पिन पॉइंटेड लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर गली मोहल्ले में स्टोर खोल दिए हैं। बिल्कुल नहीं। KFC भारत के सिर्फ 10 राज्यों में और पिज़्ज़ा हट 11 राज्यों में मौजूद है। लेकिन सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये है कि ये गिने चुने राज्य मिलकर भारत की 56% GDP को कवर करते हैं। यही तो असली गेम है। इसे देखकर मुझे मोनोपोली बोर्ड गेम की याद आती है।
उस गेम में जीतने के लिए हर एक खाने पर कब्जा करने की जरूरत नहीं होती। खिलाड़ी को सिर्फ उन हाई वैल्यू स्क्वायर्स पर कब्जा करना होता है जो सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। भारत के टॉप 8 शहर देश के चेन फूड सर्विसेज मार्केट का 87% हिस्सा बनाते हैं। 87% मतलब लगभग पूरा मार्केट ही टॉप 8 शहरों में है। हाँ, और यहीं पर सफायर फूड्स की सबसे गहरी पकड़ है। इसे ही बिजनेस की भाषा में ऑप्टिमल कैपिटल एलोकेशन कहा जाता है। यानी पैसा वहां लगाया जाए जहां से सबसे ज्यादा और सुरक्षित रिटर्न मिले। बिल्कुल, लेकिन मेरी यहाँ एक उलझन है। मुंबई का एक ग्राहक और कोलंबो का एक ग्राहक बिल्कुल अलग सोच रखता है। हाँ, वो तो है। तो इतने सारे आउटलेट्स एक साथ अलग-अलग देशों और अलग-अलग शहरों में मैनेज कैसे होते हैं? क्या हर जगह एक ही फॉर्मूला लगाया जा सकता है? यहीं पर उनकी क्लस्टर अप्रोच काम आती है। डेटा बताता है कि 33 शहर ऐसे हैं जहां 472 रेस्टोरेंट्स के साथ KFC और पिज्जा हट दोनों ही ऑपरेट करते हैं। अच्छा, एक ही शहर में दोनों ब्रांड्स। हाँ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब एक ही शहर में दोनों बड़े ब्रांड एक साथ काम करते हैं तो पीछे का पूरा नेटवर्क यानी वेयरहाउसिंग, इंग्रेडिएंट सोर्सिंग, कोल्ड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब साझा हो जाता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक ट्रक हाईवे से गुजर रहा है तो वो सिर्फ KFC के लिए फ्राइड चिकन लेकर नहीं जा रहा, बल्कि उसी ट्रक के दूसरे हिस्से में पिज्जा हट के लिए चीज और पिज्जा बेस भी जा रहा है। बिल्कुल सही। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट है। जब लॉजिस्टिक्स साझा होते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत आधी रह जाती है, मैनेजमेंट का खर्च कम हो जाता है। तो इसे ही सोची समझी डेंसिटी कहते हैं ना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नक्शे पर पिन लगाने का खेल नहीं है। ये एक शहर के अंदर अपनी सप्लाई चेन को इतना मजबूत कर लेने का खेल है कि कोई भी नया प्रतिद्वंदी आसानी से मार्केट में घुसपैठ ना कर सके। समझ गया। तो इतने विशाल स्केल को मैनेज करने का फॉर्मूला सिर्फ नए स्टोर खोलने में नहीं छिपा है, बल्कि इस बात में है कि आज का कस्टमर ऑर्डर कैसे कर रहा है। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। कौन सा सवाल? क्या आज भी उतने ही बड़े रेस्टोरेंट्स की जरूरत है जितने आज से 10 या 15 साल पहले होते थे? अगर हम आंकड़ों को देखें तो जवाब एक बहुत बड़ा नहीं है। बिल्कुल। फाइनेंशियल ईयर 2019 यानी FY19 में डिलीवरी से आने वाला रेवेन्यू सिर्फ 21% था। और अब FY26 के चौथे क्वार्टर तक आते आते ये आंकड़ा एक लंबी छलांग लगाकर 44% हो गया है। 44%? ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब लगभग आधी सेल्स अब उन लोगों से आ रही है जो रेस्टोरेंट की शक्ल तक नहीं देखते। सही बात है। और सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस वक्त डाइन इन यानी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने वालों की संख्या सिर्फ 33% रह गई है। और टेक अवे का क्या? टेक अवे इस वक्त 23% है। अगर इस गणित को जोड़ा जाए, 44% डिलीवरी और 23% टेक अवे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 67% ग्राहक किसी भी रेस्टोरेंट की कुर्सियों पर बैठ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, वे अपना खाना लेकर या तो घर जा रहे हैं या खाना सीधे उनके घर पहुंच रहा है। ये तो बिल्कुल स्मार्टफोन्स के एवोल्यूशन जैसा है। वो कैसे? मतलब शुरुआत में फोन बड़े, भारी और मोटे होते थे, फिर उनका साइज छोटा होता गया, लेकिन उनके अंदर की पावर, उनके प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती गई। हाँ, ये बात तो है। आज का रेस्टोरेंट भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बैठने की जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है, लेकिन उस छोटी सी जगह की आउटपुट कैपेसिटी यानी ओमनी चैनल डिलीवरी सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये बहुत ही उम्दा उदाहरण है। एक तरह से रेस्टोरेंट अब एक डाइनिंग स्पेस से ज्यादा एक फुलफिलमेंट सेंटर बन चुका है। और इसी वजह से कंपनी की रणनीति में एक बुनियादी बदलाव आया है। अब उनका पूरा जोर स्मॉलर साइज्ड ओमनी चैनल रेस्टोरेंट्स बनाने पर है। वो तो लाजमी है। जब 67% लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खा ही नहीं रहे हैं, तो शहर के बीचों बीच बड़े रियल एस्टेट पर पैसा क्यों बर्बाद करना? बिल्कुल। ढेर सारी कुर्सियों, बड़े डाइनिंग हॉल्स और महंगी इंटीरियर डिजाइनिंग पर भारी खर्च करना महज पैसे की बर्बादी होगी। जाहिर है, जब ज्यादातर बिजनेस डिलीवरी पार्टनर्स के जरिए हो रहा है, तो हजारों स्क्वायर फीट की महंगी जगह का किराया क्यों दिया जाए? छोटे स्टोर्स का मतलब है कम किराया, कम बिजली का बिल और कम स्टाफ। और इसी खर्च को और भी स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करने के लिए ना सफायर फूड्स ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। अच्छा, कौन सा प्रोग्राम? पेससेटर यानी PACECTER नाम का प्रोग्राम। ये प्रोग्राम उनकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, मैंने प्रेजेंटेशन में इस पेससेटर प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था, लेकिन असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है?
क्या ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट नारा? नहीं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। इसका मुख्य मकसद अलग-अलग रेस्टोरेंट्स के बीच लागत को बेंचमार्क करना है ताकि परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन लाया जा सके। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? मान लीजिए मुंबई के एक आउटलेट में एक ऐसा मैनेजर है जिसने किचन के अंदर फ्रिज और ओवन के इस्तेमाल का एक नया तरीका निकाला है। ओके। और उस तरीके से वहाँ बिजली का बिल महीने में 10,000 रुपए कम हो जाता है। अरे वाह! तो पेस सेटर प्रोग्राम के तहत उस मुंबई वाले आउटलेट के बिजली खर्च को एक बेंचमार्क या स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा। फिर उसी तकनीक को दिल्ली, बैंगलोर और बाकी सभी 1052 रेस्टोरेंट्स में लागू करने की कोशिश की जाएगी। ओह, तो ये एक तरह का नॉलेज शेयरिंग नेटवर्क है। मतलब अगर कोई एक स्टोर फूड वेस्ट को कम करने का तरीका खोज लेता है तो वो तरीका रातों रात पूरे देश के स्टोर्स में लागू हो जाता है। बिल्कुल सही। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर एक छोटी सी बचत जब 1000 से ज्यादा स्टोर से गुणा होती है तो वो करोड़ों रुपए का फायदा बन जाती है। लेकिन अगर इसे एक विश्लेषक की नजर से देखा जाए तो मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो क्या? अगर रेस्टोरेंट्स छोटे हो रहे हैं, रियल एस्टेट का खर्च कम हो रहा है, पेस सेटर जैसी तकनीक से बिजली और वेस्टेज का खर्च बचाया जा रहा है, हाँ, और डिलीवरी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो इन सब का असर सीधा उनके मुनाफे पर दिखना चाहिए ना। मुनाफा तो आसमान छूना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या असल में ऐसा हो रहा है? और यहीं पर कहानी में एक सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। जब इन सारी रणनीतियों को बड़े आर्थिक परिदृश्य से जोड़ के देखा जाता है तो असल वित्तीय आंकड़े यानी फाइनेंशियल रियलिटी सामने आती है। मतलब ये जो डिलीवरी का तेज बदलाव है, इसका असली इम्तिहान इन आर्थिक आंकड़ों में ही होता है। जी। चलिए फिर सीधा नंबर्स पर आते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक FY26 के चौथे क्वार्टर की रेस्टोरेंट सेल्स 7,898 मिलियन रुपए यानी लगभग 790 करोड़ रुपए रही। हाँ, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर से 11% ज्यादा है। और अगर पूरे साल यानी FY26 की टोटल सेल्स देखी जाए तो वो लगभग 3,115 करोड़ रुपए रही, जिसमें 8% की ग्रोथ दर्ज की गई है। सही कह रहे हैं आप। मतलब सेल्स तो बढ़ रही है, रेवेन्यू आ रहा है। सेल्स जरूर बढ़ रही है। लेकिन अगर मुनाफे के मार्जिन्स की बात की जाए ना तो वहाँ एक बहुत ही स्पष्ट दबाव दिखाई देता है। दबाव? मार्जिन्स कम हो रहे हैं क्या? हाँ, चौथे क्वार्टर का एडजस्टेड एबिटा मार्जिन 15.8% रहा, जो पिछले साल 16% था। ओके, थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर पूरे साल का टोटल एबिटा मार्जिन देखा जाए तो वो गिरकर 15.4% पर आ गया है, जबकि पहले ये 17.1% हुआ करता था। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। एबिटा मार्जिन 17.1 से गिरकर 15.4 हो गया। अगर इसे 100 रुपए के बर्गर के उदाहरण से समझा जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर पहले 100 रुपए के बर्गर पर कंपनी सारे ऑपरेशनल खर्चे निकालने के बाद 17 रुपए कमा रही थी, तो अब वो कमाई घटकर सिर्फ 15 रुपए रह गई है? हाँ, क्या यही मतलब है इसका? बिल्कुल सही। सुनने में ये सिर्फ 2 रुपए का फर्क लग सकता है, लेकिन जब साल भर में करोड़ों बर्गर और पिज्जा बिकते हैं तो ये 2% की गिरावट कंपनी के कुल मुनाफे में करोड़ों रुपए का डेंट लगाती है। सही पकड़े हैं आप। और एडजस्टमेंट्स और एक्सेप्शनल आइटम्स के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी PBT के आंकड़ों में भी काफी उतार चढ़ाव दिखा है। जैसे कि FY26 के लिए रिपोर्टेड PBT -133 मिलियन रुपए था, जबकि पिछले साल ये पॉजिटिव 384 मिलियन रुपए था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जब खर्चे कम किए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट छोटे हो रहे हैं, तो ये मार्जिन गिर क्यों रहा है? क्योंकि डिलीवरी मॉडल में सिर्फ सहूलियत नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़े छुपे हुए खर्चे भी हैं। छुपे हुए खर्चे? सबसे बड़ा खर्च है डिलीवरी एग्रीगेटर्स को दिया जाने वाला कमीशन। जब कोई ग्राहक किसी फूड ऐप के जरिए ऑर्डर करता है तो उस ऐप को हर ऑर्डर पर एक अच्छा खासा कमीशन देना पड़ता है। ओह हाँ, ज़ोमैटो और स्विगी जैसे ऐप्स फ्री में तो काम करेंगे नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा महंगाई एक बड़ा फैक्टर है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, पैकेजिंग का बढ़ता खर्च, ये सब मिलकर प्रॉफिटेबिलिटी पर भारी दबाव बनाते हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि सिर्फ स्केल बढ़ाना या आउटलेट्स की संख्या बढ़ाना मुनाफे की गारंटी नहीं है। एकदम सही। तो इसका लबोलुबाब ये है कि एक तरफ कंपनी तेजी से बढ़ रही है, डिलीवरी के नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ हर एक बर्गर और पिज्जा पर बचने वाला मुनाफा कम होता जा रहा है। और ये एक ऐसी चुनौती है जिसे सिर्फ और आउटलेट्स खोलकर या बिजली का बिल कम करके हल नहीं किया जा सकता। तो फिर इसका समाधान क्या है?
इसके लिए तो कुछ बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत होगी। और इसी मार्जिन के दबाव ने इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खबर को जन्म दिया है, महाविलय, जिसे हम द मेगा मर्जर कह रहे हैं। द मेगा मर्जर। जब मार्जिन्स पर इतना भारी दबाव हो तो बिजनेस को बचाने और बढ़ाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना पड़ता है। 1 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया। हाँ, उन्होंने सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल के मर्जर की स्कीम को मंजूरी दे दी है। हालांकि सोर्स मटेरियल स्पष्ट करता है कि ये अभी विभिन्न अथॉरिटीज से स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के अधीन है, मतलब अभी पूरी तरह फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर ये मंजूर हो जाता है तो ये पूरी इंडस्ट्री का नक्शा बदल देगा। वो कैसे? इस मर्जर को कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और बार्गेनिंग पावर यानी मोल भाव करने की ताकत के नजरिए से देखा जाना चाहिए। देवयानी इंटरनेशनल भी यम ब्रांड्स की एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर है। मतलब उनके पास भी KFC और पिज्जा हट के सैकड़ों आउटलेट्स हैं। बिल्कुल। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कल्पना कीजिए कि इनकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। मुझे समझ आ रहा है। ये पूरी तरह से नेगोशिएशन टेबल की कहानी है। कैसे? अगर ये दोनों कंपनियां अलग-अलग हैं, तो फूड डिलीवरी एप्स इन दोनों से अलग-अलग कमीशन रेट तय करते हैं। लेकिन जब ये दोनों मिलकर एक विशाल कंपनी बन जाएंगे, तो फूड डिलीवरी एप्स को इनके सामने थोड़ा तो झुकना ही पड़ेगा, है ना? 100%। और सिर्फ फूड डिलीवरी एप्स ही नहीं, जब सप्लायर्स से कच्चा माल खरीदा जाएगा, जैसे कि चिकन, आटा या सब्जियां, हाँ, तो ये नई संयुक्त कंपनी एक साथ पूरे देश का टेंडर निकालेगी। इतने बड़े वॉल्यूम पर उन्हें जो भारी डिस्काउंट मिलेगा वो अकेले कभी नहीं मिल सकता था। और रियल एस्टेट डेवलपर्स से मॉल में जगह लेते समय भी वे अपनी शर्तों पर किराया तय कर सकेंगे। बिल्कुल। एक शहर में जहां पहले सफायर और देवयानी के अलग-अलग सप्लाई चेन ट्रक्स जाते थे, वहां अब एक ही नेटवर्क काम करेगा। ये तो मार्जिन के गिरते दबाव को खत्म करने का सबसे अचूक उपाय है। ये तो मार्केट पर पूरी तरह से मुकम्मल डोमिनेंस हासिल करने की मास्टर प्लानिंग है। जी हाँ। तो इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सबायर फूड्स की सफलता की कहानी सिर्फ बेहतर टेस्ट या किसी सीक्रेट रेसिपी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पर्दे के पीछे चल रहे एग्जीक्यूशन माइंडसेट की मास्टर क्लास है। ये इस बारे में है कि कैसे एक कंपनी अपने रियल एस्टेट का सबसे बेहतरीन उपयोग कर रही है। और सबसे अहम बात, ये टेक ड्रिवन डिलीवरी ट्रेंड्स को समझकर खुद को पूरी तरह से बदल लेने की कहानी है, जहां 44% रेवेन्यू अब सिर्फ डिलीवरी से आ रहा है। सही बात है। एक जमाना था जब रेस्टोरेंट का मतलब होता था एक प्राइम लोकेशन, खूबसूरत एम्बियंस, शानदार कुर्सियां और एक अच्छा अनुभव। हाँ, लोग तैयार होके जाते थे। लेकिन अब फोकस पूरी तरह से इस बात पर शिफ्ट हो चुका है कि किसी ग्राहक के फोन से किचन तक और किचन से उस ग्राहक के दरवाजे तक का सफर कितनी तेजी से और कितनी कम लागत में तय किया जा सकता है। ये सच में एक बिल्कुल नया दौर है जो पूरी तरह डेटा और इफिशिएंसी पे टिका है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसी विचारणीय बात या कहें एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जो इस प्रेजेंटेशन के आंकड़ों में तो सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन ये उसी तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, वो क्या सवाल है? जब 44% सेल्स डिलीवरी से आ रही है और टेक अवे को मिला लें तो 67% बिजनेस रेस्टोरेंट के बाहर हो रहा है। हाँ। और कंपनी लगातार अपने रेस्टोरेंट्स का साइज छोटा कर रही है, तो क्या आने वाले 5 या 10 सालों में परिवार या दोस्तों के साथ किसी भी बड़े ग्लोबल ब्रांड के रेस्टोरेंट में जाने का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा? मतलब बड़े डाइनिंग हॉल्स वाले रेस्टोरेंट्स का युग खत्म हो रहा है। हाँ, क्या भविष्य में ये सभी बड़े ब्रांड्स सिर्फ बड़ी-बड़ी इमारतों के बेसमेंट में या शहर के बाहरी इलाकों में बिना किसी बड़े साइन बोर्ड वाले पूरी तरह से ऑटोमेटेड क्लाउड किचन्स बनकर रह जाएंगे? बाप रे, एक ऐसी जगह जहां शायद रोबोट्स या मशीनें खाना बना रही होंगी और जहां किसी भी ग्राहक के अंदर जाने की अनुमति ही नहीं होगी। बिल्कुल। क्या हमें उस भविष्य की तरफ धकेला जा रहा है? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा सवाल है। जिस मैजिक ट्रिक की हमने शुरुआत में बात की थी, ऐप पर बटन दबाना और खाना हाजिर होना, शायद भविष्य में वो ट्रिक इतनी अदृश्य हो जाएगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि जो पिज्जा वो खा रहे हैं वो किस सड़क के किस गुमनाम कमरे में बना है। सही कहा। ब्रांड सिर्फ फोन पर मौजूद लोगो बनकर रह जाएगा, सड़क पर दिखने वाली कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। यकीनन। आंकड़ों की यही सबसे बड़ी ताकत है। वे आज का सच तो बताते ही हैं, लेकिन अगर उन्हें ध्यान से पढ़ा जाए तो वो कल की तस्वीर भी साफ साफ दिखा देते हैं। चलिए, इसी विचार के साथ आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए आंकड़ों और कुछ नए अनसुलझे पहलुओं के साथ। नमस्कार। नमस्कार।